फर्स्ट ईयर सामान्य हिंदी के अंतर्गत मैंने पलवन से आशय, पलवन लिखने का तरीका, पलवन लिखने के निर्देश, इनसे संबंधित एक व्याख्यान आयोजित किया था, जिसमें आपको यह समझाया गया कि पलवन किस तरीके से लिखा जाता है। आज मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको और स्पष्ट करना चाहूँगा कि पलवन कैसे किए जाते हैं। पहला उदाहरण मैंने लिया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। किसी भी पलवन को करने से पूर्व मैंने कहा 3-4 बार उसको पढ़ना चाहिए, तो आसानी से हम इसको 2-3 बार पढ़ सकते हैं। फिर उसका पलवन करने का जो तरीका है वो मैंने बताया, उसको आप देखें और मेरे द्वारा जो पलवन किया गया है उसके आधार पर आप अन्य उदाहरण भी करें। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मनुष्य को जीवन में अनेक कठिनाइयों, परेशानियों का सामना करना पड़ता है अथवा बेहतर जीवन जीने के लिए लक्ष्य की प्राप्ति करनी पड़ती है। यदि मनुष्य पूरे मन से दृढ़ संकल्पता के साथ कठिनाई का सामना करता है तो लक्ष्य की आदि प्राप्ति तो सहज ही हो जाती है। आजकल प्राय यह देखने में आ रहा है कि मनुष्य, विशेष रूप से नवयुवक, मोटिवेटेड होने अथवा बाहरी प्रोत्साहन को प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि सबसे पहले खुद को मन से प्रोत्साहित करना चाहिए। आशा, उमंग और उत्साह के साथ किए गए कार्य में निश्चित ही सफलता मिलती है। इसकी विपरीत यदि हम मन से पहले ही हार मान लें अथवा मन में भय, आशंका रखकर कार्य करें तो कार्य के प्रति हमारा साहस टूट जाएगा और मनुष्य लक्ष्य की प्राप्ति अथवा कठिनाई पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। जीवन में बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए तो भी जिजीविषा अर्थात जूझने का संकल्प यदि मन में है तो उस विपत्ति पर आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती है। पूरे मन से कार्य करने के कारण ही संसार के सभी महापुरुषों को बड़े से बड़े कार्यों में सफलता प्राप्त हुई है। इसलिए जनमानस में यह कहावत प्रचलित है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अर्थात मन की सोच पर ही हमारे लक्ष्य की हार और जीत तय हो जाती है। तो ये मैंने आपको यहाँ तक समाप्त कर दिया मैंने इसका पलवन। अब इसको मैंने जिस ढंग से किया है उसको आप अच्छी तरीके से उसको पुनः उसको सुने और आप इस तथ्य को देखें कि पूरे प्रसंग में कहीं पर भी कोई पुनरावृत्ति नहीं है और पूरा जो एक मन के हारे हारे, मन के जीते जीत पर पूरा पलवन मेरे द्वारा यह रखा गया है, जिसमें कहीं भी कोई अतिरिक्त शब्द या कोई अतिरिक्त ऐसी चीज़ें नहीं आई है जो हम इसको निकाल सकें। पलवन लिखने का जो एक तरीका है उसके आधार पर यह पलवन किए जाते हैं। एक दूसरा जो उदाहरण है वह है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। नाम से ही अब इस पलवन करने से पूर्व पहले क्या करेंगे, मैंने कहा कि इसको पढ़ें। सामान्यतः इसको पढ़ते ही हमारे दिमाग में यह आ जाएगा कि इसमें प्रकृति से संबंधित जो नित्य नया श्रृंगार करती है उसकी रचना की गई और प्रकृति कभी भी अपने पुराने जो फूल होते हैं उसको धारण नहीं करती है, नए जोड़ती है। तो इसको दिमाग में रखकर हम इसका पलवन इस तरह कर सकते हैं कि मानव जीवन के साथ इसका संबंध कैसे जोड़ें। अब मैं इसका पलवन कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुने। मानव और प्रकृति में बहुत बड़ी समानता यही है कि जिस प्रकार प्रकृति का श्रृंगार नए ताज़ा खिले हुए फूलों से होता है और वे ही उसके यौवन को सजाते संवारते हैं, ठीक उसी प्रकार मानव समाज की सजावट भी उसमें विकसित हो रहे नए सोच, आविष्कार और तकनीक से ही हो सकती है। यदि हम पुरानी रूढ़ियों, जीवन शैलियों, तकनीक को लेकर उनसे ही चिपके रहेंगे और क्योंकि वे हमारी अपनी हैं इसलिए हम उन्हें त्याज्य भी नहीं समझेंगे, तो फिर हम प्रकृति विरुद्ध, विकास विरुद्ध ही कार्य करेंगे। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है और परिवर्तन प्रकृति का और मानव समाज का एक अटल नियम है। हाँ, परिवर्तन के लिए परिवर्तन करना यह उचित नहीं। परिवर्तन के लिए परिवर्तन मानकर बिना सोचे समझे हर पुरानी चीज़ को त्याग देना और नई चीज़ को ग्रहण करना भी विवेकशीलता नहीं मानी जा सकती। उसके लिए इस चीज़ के लिए दौड़ना विवेकशीलता विकासशीलता नहीं है, किंतु हमें यह विश्वास जरूर रखना चाहिए कि परिवर्तन मनुष्य जीवन के लिए अवश्यंभावी है। जिस प्रकार प्रकृति में परिवर्तन स्वतः ही होता है उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में परिवर्तन को स्वतः ही अपनाकर एक अवश्यंभावी रूप में उसको जीवन में अपनाना चाहिए और नई चीज़ों के द्वारा ही हम पुरानी चीज़ों का स्थान उसको ग्रहण करवा सकते हैं। नई चीज़ों के द्वारा जो है उसमें पुरानी चीज़ें स्वतः ही उसमें फिर अलग हो जाती है। ऐसी स्थिति में पुरानी कभी भी अप्रासंगिक भी नहीं रहती है, लेकिन उस अप्रासंगिक चीज़ों के प्रति मोह
रखना भी ठीक नहीं, उन चीज़ों का मोह हमें छोड़ना ही पड़ेगा। तो यह उदाहरण है दूसरा जो मैंने आपके सामने स्पष्ट किया है। अब एक तीसरा जो उदाहरण है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। इसको हम 2-3 बार पढ़ें तो इससे हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य के जीवन में जो सुख और दुख एक आते रहते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया। अब इसको बड़े ध्यान से आप सोच करके इसका पलवन किया जा सकता है। वह इस रूप में कि मानव जीवन में दुख भले ही पीड़क हो, लेकिन वह न केवल स्थायी नहीं है बल्कि वह सुख का जन्मदाता भी है। जब व्यक्ति पर दुख का कहर टूटता है तो वह विचलित हो उठता है, लेकिन उसे यह जानना चाहिए कि प्रकृति की हर वस्तु की तरह दुख भी परिवर्तनशील है। वह एक दिन आएगा तो अवश्य जाएगा भी, वह निश्चय ही बदलेगा। फिर उसी दुख में से सुख की कोई नई हमारी राह बनेगी। दुख एक रात की तरह है, दुख की पिछली रजनी बीच। दुख क्या है? एक रात की तरह है जिसमें से अगली नई सुबह का उजाला फूटता है। विकसता सुख का नवल प्रभात, अर्थात नई सुबह का उजाला अवश्य फूटता है। इसलिए दुख यद्यपि जीवन के अनिवार्य सत्य की तरह है, किंतु वह अटल सत्य कभी नहीं हो सकता। वह आता है, टलता है और नए सुख का संदेश लेकर हमारे जीवन में आता है। अतः जीवन के बारे में हमें व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए। यही हमारे लिए श्रेयस्कर होगा कि दुख के बाद सुख अवश्य आता है। इसलिए दुख को भोगते हुए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे इस रूप में हमें देखना चाहिए कि वह अंततः जीवन के नए सुख का ही वह जन्मदाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय बात है कि सुख दुख की रजनी के बीच से ही विकसित होता है। सुख दुख की रजनी के बीच से ही विकसित होता है, अर्थात सुख का एहसास होता है तब व्यक्ति दुख से गुजरा होता है, तभी सुख का एहसास हो सकता है। तो दुख सुख की अनिवार्यता है, पूर्व शर्त है। ऐसा ही विचार संस्कृत काव्य शास्त्र, अंग्रेजी साहित्य में आदि सभी में अभिव्यक्त किया गया है। तो इस पूरे तीनों जो उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं, यह हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है कि पलवन को किस तरीके से हमें किया जाना चाहिए। पूरा आप अध्ययन इसका अच्छी तरीके से पूरा पढ़ें कि पलवन करने के तरीके, क्योंकि उन तरीकों को पढ़े बिना हम पलवन को अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। जो पूर्व में मैंने आपको कई तथ्य बताए पलवन लिखने के निर्देश से संबंधित, तभी ये जो तीनों पलवन मैंने आपको जो आपके सामने किए हैं, उससे पहले आप अवश्य पलवन का आशय, उसको लिखने के तरीके और निर्देश का जो मेरा व्याख्यान है उसको अवश्य सुने। उसके बाद ही आप मेरे पलवन के उदाहरण को आप सुने, तभी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पलवन के अन्य उदाहरण भी मैं एक दूसरे व्याख्यान में आयोजित करूँगा। आज ये जो तीनों मैंने उदाहरण आपके सामने रखे हैं, इसको पुनः आप सुने, इसको नोट्स के रूप में भी धीरे धीरे आप स्वतः उसको उतारने का भी प्रयास करें।